सभी लोगों को नमस्ते नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने कराया था भूगोल का इंट्रोडक्शन, भूगोल कितने प्रकार का होता है, कैसे पढ़ना है, हमें भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को जो कह सकते हैं परिचय था वो कल हो गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, भारत का भूगोल। ठीक है। अब भारत का भूगोल पढ़ने से पहले, तो भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे क्या कि जो भारत का भूगोल में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें देखनी है, कुछ बातें हैं जो वर्ल्ड से रिलेटेड है, वो हम जानेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि भारत के बारे में क्या पढ़ना है। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का आकार तथा स्थिति। भारत का आकार क्या है, भारत की स्थिति क्या है, ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि भारत किस अक्षांश में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, और भारत जो है वो किस देशांतर में स्थित है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले भारत को समझने पहले हम देखेंगे भारत की स्थिति, भारत कहाँ पे है। ठीक है। तो भारत को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं। ठीक है, समझना है सही से। एक स्ट्रक्चर हमने मान लिया, ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है। आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो एक रेखा होती है, जैसे कहते हैं भूमध्य रेखा, उसी को हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। जो क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। ठीक। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा एक रेखा होती है कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। कितने पे, 23.5 डिग्री पे। एक होती है मकर रेखा, ये भी कितने पे है, 23.5 डिग्री पे। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आप देखेंगे कि जो लाइनें खींची गई हैं, यहीं पे आ जाता है हमारा अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो ध्यान रखना। और यहाँ क्या होते हैं, हमारे ध्रुव, ये क्या होते हैं, ध्रुव। ठीक है। तो जो पृथ्वी पर जो लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है, जो ये लाइनें खींची जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। जो इस तरह से खींची जाती हैं, और जो रेखाएं ध्रुवों को मिलाती हैं, ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक है, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। उसके बाद में आप देखेंगे जो हमारी, अब हम यहाँ पे भारत की स्थिति को अगर देखना चाहें तो देखेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ से हम जाते हैं धीरे धीरे डिग्री में देखते चले जाएं, तो ये कितने लाइनें बनेंगी, 90। कितनी बनेंगी, 90 लाइनें। ठीक है, इस तरह से लाइनें कितने बनेंगी, 90 टोटल। ठीक है, और जो हमारा ध्रुव का एरिया जाता है कितना, 90 अंश। ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन सभी में सबसे जो बृहद, सबसे बड़ा अगर कोई अक्षांश होगा तो कौन सा होगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे ऐसे चले जाएंगे तो इसकी वृद्धि क्या कम होती चली जाएगी, और जब ये कम होती चली जाएगी तो जो अगला अक्षांश होगा ये क्या है, ये छोटा होता चला जाएगा इससे। तो सबसे बड़ा अक्षांश क्या होगा, जो हमारा 0 डिग्री है, विषुवत रेखा। ठीक है। उसके बाद में तो कितना होगा, 90। अगर हम इनकी सभी के टोटल की काउंटिंग करें तो ये कितनी हो जाएंगी रेखाएं। तो जो टोटल अक्षांश होते हैं वो कितने होते हैं, एक तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, बाकी 90 ये हो गए। ठीक है, और इधर आएंगे 90 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 90 और प्लस 1 मतलब कौन सा, ये 0 डिग्री। टोटल कितने हो जाएंगे, 181। ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर वो पूछते कि जो वे अक्षांश कौन से हैं, या ध्रुवों को छोड़कर कितने अक्षांश होंगे, क्योंकि ध्रुव तो इतना तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये डॉटेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो आप लिखेंगे 89। कितना हो जाएगा, 89 प्लस 89 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 1 7 179। ठीक है, इतने हो जाएंगे आपके अक्षांश। तो ये तो हो गए अक्षांश। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर पे। ठीक है,
हाँ, और जो अक्षांश होता है, एक चीज़ छूट रही थी, जो इन अक्षांश होते हैं, इन अक्षांश के जो बीच की दूरी होती है, क्योंकि ये सब समानांतर है, कैसे समानांतर है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी है? प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। इससे हम जो पृथ्वी की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, इतनी है। अगला हम देखेंगे देशांतर। क्या देखेंगे? देशांतर। ठीक है, हम देशांतर को समझते हैं। ये तो हो गए आपके अक्षांतर, देखते हैं देशांतर को। अब देशांतर के बारे में थोड़ा समझ लेना। जो हमारा जो समय है निर्धारित होता है कि किसी देश में समय आगे है, किसी देश में समय पीछे है, तो ये समय किस पे निर्भर करता है? ये सब निर्भर करता है देशांतर पे। देशांतर का हमारा काम होता है कि जो समय है, समय सीमा को तय करना। तो देशांतर किसे कहते हैं? दो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। आपको पता ही होगा जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा का मतलब समझो जो समय का या मतलब मानक या मतलब है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा से हमारा समय कितना आगे है पता होगा? कितना आगे है? 5.5 घंटे। ठीक है, अब देखो, जो इस तरह से रेखाएं खींची जाती हैं, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 180 एक तरफ की, और इधर कितनी होती है? 180। तो टोटल संख्या कितनी होती है इनकी? 360। ठीक है, वो पहले समानांतर थे तो उसमें हमने दूरी तय कर ली थी, लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो दूरी हम तय नहीं कर सकते। कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, लेकिन इसकी जो दूरी सबसे ज़्यादा होगी वो कहाँ पर होगी? इस विषुवत रेखा पर। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ दूरी बढ़ी, फिर दूरी घटने लगी। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जब हम पोल, जो ध्रुव होता है या पोल, उसकी तरफ से जब हम विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो दूरी क्या होती है? तो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती है। ठीक है, विषुवत रेखा की तरफ जाने पर क्या होगा? की तरफ जाने पर दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो इसकी दूरी जो मापी गई है विषुवत रेखा पे, जो इसकी विषुवत रेखा पर दूरी है वो कितनी है? 111.3 किलोमीटर। ठीक है, समझते रहना है कितनी दूरी है? 111.3 किलोमीटर। कहाँ पर है ये विषुवत रेखा पर है, और विषुवत रेखा पर जो दूरी है, विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा दूरी है, बाकी हर जगह दूरी कम होती चली जाएगी। अब समय की बात करें हम, जो हमारी ये ग्रीनविच रेखा है, समय मानक रेखा भी कह सकते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे यहाँ का जो समय है वो समय निर्धारण करती है कौन? देशांतर। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे। अब ये तो आपके हो गए देशांतर और अक्षांश। अब हम भारत की बात करें, भारत की स्थिति देखेंगे। अब कैसी है, कहाँ है? ये अक्षांश और देशांतर हो गया, और अब भारत की स्थिति और उसकी आकार वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो भारत की स्थिति कहाँ पे है। ये क्या है आपकी? विषुवत रेखा। ध्यान रखना, एक आपकी है कर्क रेखा, बताया था हमने, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने पर है? 23.5 डिग्री। ठीक, ये आपकी है 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक, ये आपकी हो जाएगी मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये भी कितने पे? 23.5 डिग्री पे। अब समझते हैं हम इसे किस तरह से हमारे भारत की स्थिति है, कहाँ पे है, ये चीज़ें देखते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब कोई यहाँ पे एक बात आती है कि विषुवत रेखा क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं, उस रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपकी 0 डिग्री रेखा। इसने क्या किया, पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्यों गोलार्ध कहा, क्योंकि गोले का आधा, तो उसे क्या कहते हैं, गोलार्ध। और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, याद रखना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम भारत की जो स्थिति है अगर उसकी हम बात करें तो हमारे भारत की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब देखो, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और भारत को जो रेखा है, जो भारत को दो भागों में बांटती है, तो उस रेखा का क्या नाम है, कर्क रेखा। अब इससे हम पता कर सकते हैं जो भारत में, जो भारत को दो भागों में बांटती है वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब आपको दिखाते हैं एटलस के माध्यम से, देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपका क्या है, भारत है। भारत के मध्य क्या जा रही है, कर्क रेखा जा रही। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से। और उसके बाद में ये भारत को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में। अब हम थोड़ी यहाँ पे और बात कर ले, जो हमारी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये एक महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के ये तीनों रेखाएं जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने ग्रीनविच रेखा की बात की थी, ग्रीनविच रेखा जो थी समय को दर्शाती है, वो कहाँ से होकर जाती है, वो भी कई देशों से होकर, जैसे यूके हो गया आपका, जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो देखेंगे, स्पेन हो गया आपका। ठीक है, और आपका अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, घाना हो गया। ठीक है, इन सब देशों से होकर, फ्रांस हो गया, जो ग्रीनविच रेखा है वो इन सभी देशों से होकर जाती है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो हमारी कर्क रेखा है, ये भी भारत को कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में। भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से। ठीक है, तो हमने भारत की क्या की, स्थिति की। अब देखते हैं भारत, ये देखिए, ये भारत, यहाँ पे आपको एक रेखा दिख रही होगी 23.5 डिग्री। ठीक है, ये है क्या है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री से होकर कौन सी रेखा जाती है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। इन राज्यों में कौन कौन सी जगह आती हैं, जैसे आपका मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ये जो है 8 राज्य जो हैं, वो इन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, भारत की स्थिति देख ली, भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, किस रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। और भारत की जो विषुवत रेखा से दूरी कितनी है, ये साउथ इंडिया की ये जो दूरी है, ये दूरी 876 किलोमीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब भारत का जो अक्षांश है वो देशांतर भी देख लेते हैं। तो जो भारत का ये देशांतर ये होता बताया था, तो देशांतर विस्तार कितना है भारत का, 68 7 मिनट से लेकर के 97.2 ये किसका विस्तार है, भारत का। कौन सा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4 से लेकर के 37.6। अब आप देखेंगे जो भारत का अक्षांश है, ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया देशांतर, और जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है, 8.4 से 37.6 तक। ठीक है, तो यहाँ भारत का हो गया कौन सा, अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। याद रखना है, समझना है। ठीक है, ये तो हो गया अक्षांश और देशांतर। अब हम भारत को देखते हैं।
ठीक है, ये आ गया भारत। हमने स्थिति देखी भारत की, कहाँ पे एक्चुअली अक्षांश में भारत स्थित है, किस देशांतर में भारत स्थित है। उसके साथ में हमने देख लिया कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस रेखा पर स्थित है, ये सभी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। इसी में जो भारत का आकार तो ये है, देख लिया। अब भारत के जो पड़ोस में देश है वो कौन कौन से हैं? आपका इधर हो जाएगा चीन, क्या हो जाएगा? चीन। इधर क्या हो जाएगा? ये नेपाल, पता ही होगा। यहाँ पे देश पड़ेगा डोकलाम में, यहाँ पे क्या है? भूटान, क्या है? भूटान। इधर आपका पड़ जाएगा, यहाँ तक क्या है? चीन है। इधर आपका पड़ जाएगा म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा बांग्लादेश, कौन सा? बांग्लादेश, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा श्रीलंका, क्या आ जाएगा? श्रीलंका, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ जाएगा मालदीव, क्या है? मालदीव। इधर में आ जाएगा ये पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान। और यहाँ पे कुछ सीमा हमारे देश की लगती है, किससे? अफगानिस्तान, जो वर्तमान में नहीं लगती, लेकिन जो हमारा मैप है हम मानते हैं जहाँ तक सीमा, वहाँ से हमारी सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। अब हम देखें कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। कितने देश हो गए? 9। तो हमारे पड़ोसी देश कितने? 9। अगर हम वहाँ पर बात करें जो हमारे सीमा से लगने वाले जो देश हैं वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। जो स्थलीय सीमा से लग रहे हैं हमारे साथ वो कौन से देश हैं? 7। तो उन 7 देशों में कौन सा है? अफगानिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, चीन है, ठीक है, नेपाल है। जो सबसे लंबी सीमा हमारे देश की लगती है, जो स्थल से लगती है, वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, लगभग 4000 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम जो सीमा हमारे देश की किसी के साथ लगती है तो वो क्या है? अफगानिस्तान। इसके साथ कितनी? लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे देश से जो स्थल से जो देश जुड़ते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, वो कितने देश हैं? 7। और जो 7 देशों की जो सीमा कितने? 15,200 किलोमीटर सीमा हमारी स्थलीय सीमा है पड़ोसी देशों के साथ। अगर हम बात करें कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं जो सीमा साझा नहीं करते, या कह सकते हैं जलीय सीमा बनाते हैं, तो आपका आ जाएगा श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे देश के एक यहाँ पर द्वीप समूह, क्या नाम है? लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद में जो ये वाला एरिया है ये क्या कहलाता है? अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी। और ये आपका क्या कहलाता है? इधर वाला बंगाल की खाड़ी, कौन सा? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप हमारा कहाँ स्थित है? अरब की खाड़ी में, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पड़ोसी देश, ये सब, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं भारत के आकार सही से। अब यहाँ पे 1 2 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो हम पढ़ेंगे जब विश्व भूगोल तब देखेंगे, ठीक है। तो ये नेपाल है हमारा, क्या है? नेपाल। इधर क्या है? चीन। तो ये नेपाल कैसा देश है? बफर। कैसा देश है? बफर देश। बफर देश किसे कहते हैं? जब कोई छोटा देश 2 बड़ों देशों के बीच में स्थित होता है उस देश को हम क्या कहते हैं? बफर देश कहते हैं, ठीक है, बफर कंट्री कहते हैं। इतना याद रखना। अब हमारा भारत क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भाग, क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर क्या है हमारे यहाँ? समुद्र कौन सा सागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, ध्यान रखना है, ठीक है।
कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अब जो भारत हमारा है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और याद रखना, एक हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है। अब हम थोड़ा भारत को समझ लेते हैं। ठीक है। कल से हम क्या पढ़ेंगे? भारत का स्थलमंडल। क्या पढ़ेंगे? भारत का स्थलमंडल। भारत का स्थलमंडल। ठीक है। अब भारत का स्थलमंडल कैसे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा भारत है, भारत में पढ़ना कैसे, कितने भागों में बांटना चाहिए। देखो, संरचना। ठीक है। संरचना क्या होगी, आप देख लेंगे कि भारत को अगर हमें पढ़ना तो हम किस तरह पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पहाड़, पहाड़ है। ठीक है। पहाड़ तो हमने लिए क्या लिया है? हिमालय। उत्तर भारत का क्या आ जाएगा? हिमालय। हिमालय भी पढ़ना पड़ेगा। फिर हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान। ठीक है, क्या? मैदान। ठीक। और क्या पढ़ेंगे? ये जो एरिया है क्या है? पठार। क्या पढ़ेंगे? पठार पढ़ेंगे। ठीक है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, ये भी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में हमें और क्या पढ़ना है? ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये और ये मैदान हो गया। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? द्वीप समूह। द्वीप समूह। ठीक है। कुछ भाग हमारा मरुस्थल भी है, तो हम क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हिमालय का ये एरिया, गंगा का मैदान पढ़ेंगे हम, पठार पढ़ेंगे, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पढ़ेंगे, और द्वीप समूह पढ़ेंगे, और मरुस्थल पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब इतनी जानकारी दी, और थोड़ी कुछ जानकारी और देख लेते हैं। आकार भी हमें पता लग गया। भारत का दक्षिणी भाग जो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है। बाकी हमारे भारत का आधा एरिया किधर है? आधा एरिया कर्क रेखा के इस तरफ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य जो हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? पता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून। क्यों? क्योंकि 21 जून को जो सूर्य होता है वो सीधे किस पे पड़ता है? कर्क रेखा पर। कैसा पड़ता है? लंबवत। लंबवत पड़ता है, सीधा बिल्कुल। जब सीधा पड़ता है तो सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून। अगर वहीं पर हम अगर बात करें जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पर जो मकर रेखा पर सूर्य पहुँचता है 22 दिसंबर को। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर। ठीक है, याद रखना इतना। उसके बाद में हमारा जो भारत है हमने देख लिया। ये एरिया हमारा कहाँ जाता है? ये वाला, ये एरिया रहेगा गर्मी वाला। कौन सा? उष्ण एरिया या गर्मी। तो इस एरिया में दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। और कंपेयर करें वही कश्मीर का, आप देखेंगे ये एरिया, यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है, ऊंचाई भी, और दूसरा सूर्य भी नहीं जाता है, ठंडा भी रहता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तापमान घटता है। हर 165 मीटर जाने पर क्या हो जाएगा? आपका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमने देख लिया। अब भारत का आकार में थोड़ा और देखते हैं क्या क्षेत्रफल है भारत का, कितना क्या है। ठीक है। लंबाई देख लेते हैं। भारत जो है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या है? देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। याद रखना के नंबर पे, 7वें नंबर पे। अब हम अगर बात करें देशों की, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है? रूस, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में क्या आता है? हमारा भारत। कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। ठीक है। अब हम थोड़ा
ठीक है। तो जो अब हम लंबाई देख लेते हैं, भारत की जो पूर्व से पश्चिम ये है, भारत की जो पूर्व से पश्चिम टोटल लंबाई है वो कितनी है, दूरी है वो 2933 किलोमीटर। याद रखना कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत की जो लंबाई पूर्व से पश्चिम में वो कितनी है, 2933। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। अब वो भी हम अगर उत्तर से दक्षिण में नॉर्थ टू साउथ तो कितनी हो जाती है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 32 से 14 किलोमीटर है, और पूर्व से जो पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत का विस्तार है, इतना हमारे भारत का आकार है। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो हम कल पढ़ेंगे, और कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्थलमंडल, और स्थलमंडल में कहाँ से उत्तरी भाग पढ़ेंगे भारत का। ठीक है, धन्यवाद।